गुड मॉर्निंग। आज हम कल के चैप्टर को फिर से कंटिन्यू करेंगे और आज मैं जो है रिकॉर्ड बना रहा हूँ। क्योंकि इस समय बहुत समय लग रहा है वीडियो बनाने में, तो रिकॉर्ड के माध्यम से आपको मैं यह सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर किसी भी प्रकार की इसमें दिक्कत आए या प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो ओके, हम बात करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की, यानी जीवन की मौलिक इकाई के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था कल, ये जो है सेल क्या होता है। तो आज मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं दोबारा, और आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इसको आप नोट्स कर सकते हैं। जैसा कि सेल, संसार में समस्त जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यह जीवधारियों की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली अर्थात सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ढकी रहती है और इसे स्वतः जनन की क्षमता होती है। इसको और विस्तृत से हमने कल के वीडियो में समझाया है। यह तो केवल एक उसका शॉर्ट रूप है। इसके बाद हम इसके अंदर हम जानते हैं, जैसा कि हमने जाना था कि सजीव किससे बने होते हैं, तो इसके विषय में हमने जवाब दिया था आपको कि जो जीवधारी होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय की हमने बात किया था, यानी यूनिसेलर और मल्टीसेलर की हमने बात की थी। उसके अंदर हमने ये देखा था कि जीवधारियों में कोशिकाओं की संख्या, एक ही कोशिकीय जीवधारी एक ही कोशिका से बने होते हैं, ऐसा हमने बात किया था। लेकिन जटिल जीवधारियों में कोशिकाओं की संख्या समय समय पर बदलती रहती है। कोशिकाओं की संख्या विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि हाथी के शरीर में कोशिका की संख्या चूहे की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, तथा मानव शरीर में लगभग 5000 अरब कोशिकाएं मौजूद होती हैं। ये कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि इन्हें खुली आंखों से देखने की बजाय सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम देख सकते हैं। अब हम इसके बाद आते हैं कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जो है जीवधारियों यानी जंतुओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जंतु मुख्यतः जो है दो प्रकार के होते हैं। ये जंतु के अंदर हमने जैसे कि पढ़ा था यूनिसेलर यानी एक कोशिकीय, और दूसरा था मल्टीसेलर यानी बहुकोशिकीय। अब हम बात करेंगे यूनिसेलर के अंदर। यूनिसेलर के अंदर जो है प्रोटोजोआ, जैसे कि हमने अमीबा की बात की थी और केचुआ की बात की थी, ये प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। प्रोटोजोआ संघ के सभी प्राणी एक कोशिकीय होते हैं, जैसे अमीबा और प्रोटोजोआ। और बहुकोशिकीय के अंदर हमने बात की थी कि एक कोशिकीय जंतु के अतिरिक्त यानी के अलावा सभी जंतु जो हैं बहुकोशिकाएं होते हैं, जैसे मेढक, बिल्ली, मनुष्य, हाथी, घोड़े इत्यादि। ये सभी तमाम जो हैं बहुकोशिकीय श्रेणी में आते हैं। अब हम थोड़ा सा माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की बात कर लेते हैं। क्योंकि ये सूक्ष्मदर्शी का आप देख रहे हैं लेसन नंबर 5 में फिगर दिया गया है, इसके विषय में भी जानना उतना ही जरूरी है जितना कि हमें इस विषय को जानना। तो सूक्ष्मदर्शी के अंदर हम देखते हैं कि प्रयोगशाला में कुछ ऐसे जंतु तथा वनस्पतियों की स्लाइडस की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब इस सूक्ष्मदर्शी के अंदर जो मिनिमम जिसका आकार होता है सूक्ष्मदर्शी का, वो होता है 100 mm का, यानी 100 माइक्रोमीटर का, अथवा 0.1 mm से कम होता है, जिन्हें हम खुली आंखों से यानी नेक्ड आइज यानी स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। अतः वैज्ञानिकों ने ऐसे साधन एकत्र किए हैं जिनसे हम सूक्ष्म आकार की वस्तुओं को आवर्धित यानी मैग्नीफाई करके देख सकें और उनका अध्ययन कर सकें। वे आवर्धन उपकरण आवर्धन लेंसों से सम्मिलित करके बनाए गए ऐसे यंत्र सूक्ष्मदर्शी कहलाए गए हैं। अब हम बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र की। सूक्ष्मदर्शी यंत्र का सर्वप्रथम आविष्कार करने का श्रेय एंटॉन
वान ल्यूवेहाक को है, जिन्होंने सर्वप्रथम आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाइंग लेंस का निर्माण किया था। अब काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के प्रकार, तो यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप अर्थात सरल विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी, और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब सरल विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप की हम बात करते हैं। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी अत्यंत सरल एवं एक उत्तल लेंस से निर्मित होता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि कोई भी आवर्धन लेंस यानी मैग्नीफाइंग लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी है। इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किसी भी जंतु की संरचना अथवा पादप संरचना का उसकी वास्तविक आकृति का 4 से 40 गुना यानी 4 to 40 टाइम्स बार आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के मुख्य दो भाग होते हैं इसके साथ। पहला भाग जो होता है वो होता है यांत्रिक भाग यानी मैकेनिकल पोर्शन होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है प्रकाशीय भाग यानी ऑप्टिकल पोर्शन होता है। यांत्रिक भाग के अंदर हम उस वस्तु पे आधारित एवं सहायता का भाग का विश्लेषण करते हैं, और प्रकाशीय भाग के द्वारा वस्तु पर प्रकाश या फोकस करने वाला भाग होता है, वो यह काम करता है। इसके बाद हम जानेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी के उपयोग में सावधानियां कैसे रखी जाती है। तो पहला है कि सरल सूक्ष्मदर्शी को सदैव समतल सतह यानी प्लेन सरफेस पर रखना चाहिए। दूसरा, निरीक्षण करते समय यंत्र को प्रकाश की ओर रखना चाहिए। तीसरा है मंच यानी स्टेज पर गीली स्लाइड नहीं रखनी चाहिए। चौथा है स्लाइड का अध्ययन मंच क्लिपों यानी स्टेज क्लिप से दबाकर ही करना चाहिए। यह क्या है, सूक्ष्मदर्शी से प्रयोग किए जाने वाले कुछ सावधानियां होती हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। इसी के अंदर हम दूसरा बात करेंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी प्रयोगशाला का सबसे महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य उपकरण है। एक आंख से देखने वाले इस प्रकार के संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को मोनोक्यूलर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी मोनोक्यूलर कंपाउंड्स माइक्रोस्कोप भी कहते हैं इसे। यह यंत्र में दो या दो से अधिक लेंसों के सम्मिलित द्वारा वस्तु का 100 से 440 गुना यानी 100 to 440 टाइम्स आवर्धित प्रतिबिंब निर्मित होता है। यानी इतना टाइम हुआ, जितना भी छोटा है उसको उतना बड़ा करके हम देख सकते हैं आसानी से। इसके भी जो है मुख्य दो भाग होते हैं। पहला यांत्रिक भाग होता है मैकेनिकल, और दूसरा प्रकाशीय भाग यानी ऑप्टिकल। और जो है हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के उपयोग में सावधानियां भी देखेंगे। अभी इससे पहले हमने जो है सरल सूक्ष्मदर्शी की सावधानियां देखी थी, अब जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के उपयोग की सावधानियां भी साथ साथ में देखते हुए चलेंगे। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि यह काफ़ी कीमती उपकरण है, अतः इसे उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। पहला, सूक्ष्मदर्शी को कभी भी हाथों से नहीं उठाना चाहिए, बल्कि दाहिने हाथ से इनकी भुजा तथा बाएं हाथ से इनका आधार यानी बेस को पकड़कर उठाना चाहिए। दूसरा, सूक्ष्मदर्शी को प्रयोगशाला की मेज पर किनारे से कम 3 से 4 इंच हटाकर अंदर की ओर रखना चाहिए। तीसरा, सूक्ष्मदर्शी के विशेष प्रकाशीय भागों को यानी ऑप्टिकल पार्ट को उपयोग करने से पहले तथा उपयोग करने के बाद अच्छी तरह सूखे रेशमी कपड़ों से साफ करना चाहिए। चौथा, अध्ययन करते समय ही सूक्ष्मदर्शी को बॉक्स में से निकालना चाहिए तथा
कार्य समाप्त होते ही पुनः बॉक्स में रख देना चाहिए। 5वां, सूक्ष्मदर्शी के स्टेज पर कभी भी गीली स्लाइड नहीं रखनी चाहिए। 6ठा है, स्लाइड को स्टेज के ऊपर इस प्रकार रखना चाहिए ताकि वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट जो है, उसका जो छिद्र है वो ठीक मध्य में तथा न्यूनवर्ती अभिदृश्य यानी लो पावर ऑब्जेक्ट के ठीक नीचे स्थापित हो जाए। 7वां, उच्च वर्धन अभिदृश्य यानी हाई पावर ऑब्जेक्टिव का उपयोग विशेष परिस्थितियों में ही करना चाहिए। इसके बाद है सूक्ष्मदर्शी के किसी भी भाग को खोलना अथवा अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद है सूक्ष्मदर्शी में देखते समय दोनों आंखों को खुली रखने का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद है सूक्ष्मदर्शी को जल व धूल से पूर्णतया बचाना चाहिए। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी को सदैव समतल सतह पर ही रखना चाहिए। अब इसके कुछ यूनिट्स हैं, माइक्रोस्कोप के यूनिट्स के बारे में हम साथ साथ में जान लेते हैं। इसमें पहला जो है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 39.4 इंच के बराबर होता है। इसके बाद हम जानेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है और 1 mm बराबर 10⁻³ m होता है यानी माइक्रोमीटर होता है। और 10⁻³ m बराबर क्या होता है, 10⁻³ माइक्रोमीटर होता है यानी म्यू माइक्रोमीटर भी हम इसे कहते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 माइक्रो और 10⁻⁻10 माइक्रो बराबर 10⁻8 सेंटी माइक्रो और 10⁻8 माइक्रो सेंटी इक्वल टू 10⁻⁻1 नैनोमीटर होता है। तो इस प्रकार हम जो है कुछ माइक्रोस्कोप के यूनिट को भी जान लिए। अब हम जो है थोड़ा सा सेल थ्योरी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो जो कोशिका सिद्धांत है यानी सेल थ्योरी है, उसके अंदर जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, जैसा कि हमने बात किया था कि 1838 से लेकर 1839 ईस्वी में वनस्पति शास्त्री M.J. स्लाइडेन तथा जर्मन के प्राणी शास्त्री थ्रेडर स्वान ने किया। इनके सिद्धांत में पाई गई अनेक कमियों को वैज्ञानिकों ने, वो कौन कौन से वैज्ञानिक थे, रेमार्क, नेजेली, पुरकिंजे तथा वान मोल, ये 4 वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा सारी कमियों को दूर किया गया और कोशिकाओं के सिद्धांत को स्थापित निम्न प्रकार से किया गया। उसमें पहला जो है, इन वैज्ञानिकों ने बताया कि सभी प्राणियों का शरीर कोशिकाओं का समूह है। दूसरा बताया इन्होंने, यह जैविक क्रियाओं या मेटाबॉलिक क्रियाओं की इकाई को प्रदर्शित करता है। तीसरा इन्होंने बताया कि कोशिकाएं अनुवांशिक इकाई यानी हेरिडेटी यूनिट है, यानी वंशानुगत कहा जाता है ना कि हमारे वंश की जो पीढ़ियों में होता था या उनके पूर्वजों में ऐसा बीमारी देखने को मिली थी, तो अब ये इन बच्चों के अंदर भी देखने को मिलती है उनके, तो उसको हेरिडिटी यूनिट कहते हैं। इसमें अनुवांशिकता के गुण उपस्थित रहते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया था चौथा कि नवीन कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनी होती है। जैसा कि हमने रेड किया था कि जो नई कोशिका होती है वो पहले की कोशिकाओं से ही जो है निर्मित होती हैं। उसके बाद पांचवा बताया था कि किसी भी जीव में होने वाले सभी क्रियाएं उनकी घटक कोशिकाओं में होने वाले विभिन्न जैव क्रियाओं के कारण होते हैं। ये जो है ये सिद्धांत के कुछ मूलभूत नंबर्स थे जिनके आधार पर इस सेल के सिद्धांत की कमियों को दूर किया गया था। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि पादप कोशिकाओं की आकृति एवं आकार की, जैसे कि हमारे चैप्टर में ये संरचनाएं शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि ये संरचनाएं क्या होती हैं। तो हम पादप कोशिकाओं की आकृति एवं आकार के अंदर में जानेंगे, यानी शेप एंड साइज ऑफ प्लांट सेल्स के अंदर हम जानेंगे कि अधिकांश कोशिका का व्यास जो होता है
वो 0.1 माइक्रो इक्वल टू 1/100 नैनो माइक्रोमीटर होता है तथा 1 नैनो माइक्रोमीटर के बीच होता है, यानी 0.1 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक के बीच का जो है इसका व्यास होता है। और कोशिका अंगक तथा कोशिका द्रव्य के घटक बहुत छोटे छोटे होने के कारण इन्हें मिली माइक्रोमीटर भी या नैनो माइक्रोमीटर भी या एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है। अब जो है ये इनके क्या है, ये इनके यूनिट हैं जिसके आधार पर इनका मैनेजमेंट या मेजरमेंट किया जाता है, इसको नापा जाता है, इसको मापा जाता है। जैसे हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उसको केजी में हम नापते हैं, किलो में नापते हैं। उसी प्रकार अगर हम कोई लिक्विड लेने जाते हैं तो उसको लीटर में नापते हैं। उसी प्रकार जब हम पादप कोशिकाओं की आकृति की जब बात करते हैं, उसके व्यास की बात करते हैं, सेल की व्यास की बात करते हैं, सेल के शेप एंड साइज की बात करते हैं, तो हम उसको जो है मिली माइक्रोन में या नैनो माइक्रोन में या एंगस्ट्रॉन में मापते हैं। अतः 0.1 माइक्रो से छोटी वस्तुओं को मनुष्य द्वारा नहीं देखा जा सकता, यानी 0.1 अगर माइक्रो कोई वस्तु है तो उसको मनुष्य जो है नहीं देख पाएगा, किसी भी हालत में नहीं देख पाएगा। अतः इसे देखने के लिए जो है उसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसा कि हमने रीड किया है कि 1940 में इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद से जटिल संरचना जो है कोशिका की जटिल से जटिल संरचना की क्या हो गई थी, उस पहेली को सुलझाना आसान हो गया था। तो उसी प्रकार 0.1 माइक्रो से जो छोटी वस्तु होती है उसको जो है हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं। अब इसकी आकृति की बात करते हैं, थोड़ी सी स्ट्रक्चर की। तो जो सेल होते हैं, जो कोशिका होती है, तो कोशिका की आकृति जो होती है वो लंबी भी हो सकती है, गोलाकार भी हो सकती है, चपटी भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है, बहुभुजा भी हो सकता है। इसी प्रकार के और अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं। साधारणतः इनकी लंबाई जो होती है और चौड़ाई जो हो और मोटाई जो होती है वो 10 माइक्रो से लेकर के 200 माइक्रो के बीच होती है, यानी 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो आप इसके आकार भी समझ गए होंगे, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा था स्ट्रक्चर दिखा करके कि चिकनी जो है सेल्स हैं और जो है ये स्क्वायर सेल्स हैं और भी कई तरीके के स्टार सेल्स हैं। इस तरह के मैंने फिगर कुछ बना रखे थे, स्फेरिकल टाइप की बना रखे थे, जो भी हो, मतलब 5-6 मैंने दिखा रखा था आपको, केंद्रक बना रखा था, अंडाणु बना रखा था। ये सब क्या है, ये सब इनके टाइप हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं जिनकी लंबाई, चौड़ाई और क्या है, मोटाई, यानी लेंथ, हाइट एंड विड्थ 10 माइक्रो से लेकर के 200 माइक्रो के बीच होता है और 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। अब हम इसके साइज की बात करते हैं। अभी तो इसकी आकृति हमें पता चल गई। अब साइज में क्या होता है कि कोशिका का जो आकार होता है 1 माइक्रो से लेकर के 1.5 मीटर तक हो सकता है। जैसे जीवाणु, यानी जीवाणु को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया के अंदर 0.2 माइक्रो से लेकर के 20 माइक्रो तक होता है। उसी प्रकार मनुष्य का अंडा, उसके अंदर क्या होता है, वो 200 माइक्रो का व्यास उनका होता है। कपास के अंदर, कपास के जो तंतु होते हैं उसके अंदर क्या होता है, 55.6 सेंटीमीटर तक ये लंबे हो सकते हैं। तंत्रिकाएं कोशिकाएं जो होती हैं उसके अंदर नर्वस सिस्टम जो सेल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वो एक से लेकर 1 मीटर लंबे तक ये हो सकती हैं। उसी प्रकार जो है अभी अन्य अन्य और भी हैं, जैसे मुर्गी का अंडा है, ठीक है, और अमीबा है। अमीबा क्या है, अमीबा है 100 माइक्रो तक हो सकता है। लाल रुधिर जो है 7 माइक्रो तक हो सकता है। T3 वैक्टोरियोरेज 45 मीटर तक का हो सकता है। ये सब क्या है, ये सब इनके साइज हैं। अब हम कोशिका के प्रकार थोड़ा सा देखते हैं, जैसा कि मैंने उसमें बताया था, थोड़ा सा इसको ब्रीफली और इसमें देखते हैं। क्योंकि टाइप ऑफ सेल, तो कोशिका के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स की हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया है।
तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो इसका अर्थ होता है प्रो का मतलब होता है प्राचीन, करियोन, ठीक है, करियोन का मतलब होता है केंद्रक, CARYON, ठीक है, अर्थात प्राचीन केंद्र। इन कोशिकाओं के क्रिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, इन कोशिकाओं के क्रिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाते हैं। इसके अंदर केवल DNA का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है या हमें दिखाई देता है। DNA के रूप में क्या करता है, इसका गुणसूत्र दिखाई देता है, अन्य कोई दूसरा आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। यानी DNA को भी इसकी सुरक्षा देने के लिए कोई अन्य चीज नहीं होती है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया व नीलहरित शैवालों यानी ब्लू ग्रीन एल्गेन्स में भी ऐसी ही कोशिकाएं पाई जाती हैं। दूसरा है यूकैरियोटिक के अंदर क्या है, यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनका शाब्दिक जो अर्थ होता है यू का मतलब होता है वास्तविक और कैरियन का मतलब होता है केंद्र, अर्थात वास्तविक केंद्र। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। दोहरी झिल्ली का क्या होता है, आवरण होता है, यानी न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है, इसको कवर अप करके रखता है, घिरा रहता है, ठीक है। ऐसा सेंटर पाया जाता है इसके अंदर जिसमें DNA व हिस्टोन प्रोटीन, क्या नाम है, हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा न्यूक्लियस भी मौजूद इसके अंदर होते हैं। किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अब इन दोनों में थोड़ा सा हम जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की डिफरेंट को समझ लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनका पहला जो अंतर है वो देखते हैं कि ये कोशिकाएं जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में यह पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो ये कोशिकाएं जो हैं सभी जंतु एवं पौधों में पाए जाते हैं। तो पहला अंतर आपको पता चल गया। पहला जो प्रोकैरियोटिक है वो केवल किसके अंदर पाया जा रहा है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के अंदर पाया जा रहा है, जिसका कुछ नाम है नीलहरित और शैवाल, इस तरह के नाम है। इन बैक्टीरिया के अंदर क्या है, प्रोकैरियोटिक कुछ सेल्स पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक ये केवल जंतु और पौधों में ही पाए जाते हैं। पहला अंतर तो यही हो गया। दूसरा अंतर देखते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है वास्तविक केंद्र का अभाव होता है। वास्तविक केंद्र का मतलब जैसा कि अभी हमने इसमें रीड किया था, इसके ऊपर कवरअप नहीं होता है, इसके ऊपर सुरक्षा जो है न्यूक्लियर इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि इसमें वास्तविक केंद्र का अभाव होता है। किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर। अब यूकैरियोटिक के अंदर चलते हैं तो इसमें वास्तविक केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, उससे क्या होता है, ये घिरा रहता है, इसीलिए स्पष्ट रहता है ना। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर DNA का हिस्टोन प्रोटीन से युक्त होने से यह क्या है, क्रोमैटिन तथा इसका केंद्रक भी बन जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर हम देखते हैं, ये कोशिकाएं अर्ध विकसित होती हैं, यानी आधी विकसित हुई होती हैं प्रोकैरियोटिक में, लेकिन यूकैरियोटिक में यह पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती हैं। ठीक है, तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर देखते हैं कि इसमें जो है कोशिका विभाजन संभव नहीं होता। किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर कोशिका से कोशिका यानी सेल से सेल बनने की जो गुण है, प्रॉपर्टीज हैं, वो नहीं पाए जाते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर इस विभाजन संभव होता है, अर्थात सेल से सेल बनने की संभावना ज़्यादा होती है। चौथा ये अंतर हो गया। पांचवा देखते हैं, इसमें श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है। तो इसमें है प्रोकैरियोटिक के अंदर श्वसन तंत्र जो होता है वो झिल्ली में होता है, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो देखो ये भी एक अंतर हो गया ना कि यूकैरियोटिक के अंदर जो है जो तंत्र झिल्ली है उसके अंदर मौजूद होता है, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका स्वतंत्र तंत्र मौजूद होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर हम देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है लवक तथा न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस विकसित नहीं होता है। ये क्या है, ये कुछ लवण है, ये लवण हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक के अंदर विकसित नहीं होने देता है। लेकिन
यूकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, तब प्लास्टाइड यानी लवण तथा न्यूक्लियोलस विकसित होने की संभावना प्रबल होती हैं। तो ये आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंतर समझ में आया। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं कि राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो 70 से और 7 की गुणांक में होते हैं, ये यानी 70 में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर ये 80 और 7 की गुणांक में मौजूद होते हैं। तो हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंतर को भी हम अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि सेल स्ट्रक्चर्स के अंदर, यानी कोशिका संरचना के अंदर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में हल्का सा। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होते हैं, वे जर्मनी के 2 वैज्ञानिक यानी नोल यानी KNOWL नोल तथा रस्का RUSK ने एक ऐसे विशेष प्रकार के सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया जिससे वस्तु 1 लाख गुना बड़ी दिखाई देने लगी। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर ऐसा आविष्कार किया था। इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम जो पड़ा वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पड़ा। कि ये जो है माइक्रोवेव को भी कई लाख गुना बढ़ा करके सुना देता है और दिखा देता है। कोशिकाओं का विस्तृत अध्ययन इसी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया जाता है। नीचे दिए गए क्रमशः पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका को इस सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसके प्रमुख अवयव दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे, आप इस बुक को खोलेंगे तो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब इसके अंदर हम बात करेंगे प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका की। जैसे कि आपको मैंने लिखवा रखा है और पहले वीडियो में बता रखा है कि कोशिका किससे बनी होती है और इसके संरचना और संगठन क्या क्या है। तो मैंने बताया कि इसके मुख्यतः 3 गुण जो होते हैं वो मौजूद होते हैं इसके अंदर। एक तो प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और केंद्रिका द्रव्य। अब हम इसके बारे में जो है एक एक करके थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। पहला है क्या, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली, दोनों का एक ही नाम है। कोशिका कला भी कहा जा सकता है इसे, या प्लाज्मा झिल्ली भी इसे बोला जाता है। दोनों का मतलब एक ही है। इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। और इसके विषय में हम जानेंगे कि कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। एक पतली झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। इस झिल्ली को कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली के द्वारा ही कोशिका अपने आवरण से अलग बनी रहती है। तो जो सेल होता है, ये झिल्ली क्या करती है, झिल्ली एक सुरक्षा प्रदान करती है कि कोशिका को कि दूसरी कोई सेल इसके अंदर, इस सेल के अंदर इंटरफेयर ना कर पाए और इसके अंदर का आउटर न जा पाए। तो इसके लिए क्या करती है, वो एक सुरक्षा का काम करती है, कवच का काम करती है। अब हम कोशिका भित्ति को जानते हैं। इसके अंदर कि सेल वॉल होता है। सेल वॉल आप देख रहे होंगे कि हमारे जो की है बुक में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी कि समझ हमारी पड़ जाए। कि जो सेल वाल होता है, यानी जो सेल का दीवार होता है, कोशिका की जो दीवार होती है, उसके अंदर जानते हैं कि पौधों की कोशिका, पौधों पे हम बात कर रहे हैं, पौधों की कोशिकाओं में कोशिका कला यानी सेल वाल के चारों ओर एक और पतली परत होती है। इसके बावजूद एक और पतली परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और वो काफ़ी दृढ़ होती है, मजबूत होती है। और यह इसकी निश्चित आकृति तथा आकार को बनाने में बहुत ही सहायता करते हैं। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आपको अंतर भी समझ आ गया होगा आई थिंक, कि पौधों के अंदर और जंतुओं के अंदर जो है कोशिका भित्ति किसके अंदर पाई जाती है, सेल वॉल किसके अंदर पाया जाता है, पौधों के अंदर पाया जाता है, किंतु जंतुओं के अंदर नहीं पाया जाता है। और सेल वॉल में पौधों के अंदर क्या होता है, यह एक और झिल्ली नुमा परत से क्या होती है, ढकी होती है, जिसका नाम सेलुलोज है। और ये सेलुलोज है और ये काफ़ी मजबूत होती है और क्या करती है, पौधों को दृढ़ और मजबूत या आकार देने के लिए मदद करती है। अब हम इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियस की, यानी केंद्रक की। केंद्रक
केंद्रक में क्या होता है कि सेल जो होते हैं, सेल के मध्य में एक संरचना होती है, यानी कोशिका के मध्य में यानी बीच में एक संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। यह केंद्रक का सबसे बड़ा प्रमुख अंग होता है। तो जो सेल होता है ना, सेल का सबसे बड़ा भाग उसके सेंटर में मौजूद होता है। ये कहना चाह रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि अंग होता है जिसे कोशिका या नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल सेंटर भी हम कहते हैं, क्योंकि यह एक तरह से कोशिका के प्रबंधन के रूप में कार्य करता है, यानी मैनेजमेंट के रूप में। अब कोशिका क्या सेंटर में मौजूद है, तो कोई भी चीज़ जब सेंटर में मौजूद होता है तो वो क्या करता है, मैनेजमेंट का काम करता है, सारी चीज़ देख रेख का काम करता है। तो यही केंद्रक भी काम करता है, ठीक है। और इस केंद्रक का जो है आकार जो है अंडाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी, चपटा भी हो सकता है और अन्य प्रकार के भी हो सकते हैं, जैसे हमने फिगर में या पहले वाले वीडियो में हमने बताया है। तो आदि विभिन्न आकृतियों के ये हो सकते हैं। अब ये केंद्रक का आकार जो होता है वो कोशिका के जो केंद्रक का केंद्र जो होता है, किसी भी चीज का जो केंद्र होता है उसका जो आकार है वह एक कोशिका के प्रकार एवं केंद्रक के कार्य पर निर्भर करता है। केंद्रक का आकार जो है कोशिका के प्रकार और केंद्रक के कार्य पर ही निर्भर करता है कि केंद्रक का आकार कैसा होगा, ठीक है। इसके 4 मुख्य भाग हैं। किसके केंद्रक के 4 भाग हैं। पहला है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य, तीसरा है क्रोमैटिन यानी क्रोमैटिन, चौथा है न्यूक्लियस यानी केंद्रिका, ठीक है। ये 4 हैं। तो मुख्यतः इनके ये न्यूक्लियस के 4 भाग होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। तो पहला केंद्रक कला यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर हम जानेंगे कि इसकी खोज जो है हर्टविंग द्वारा की गई है। और इन्होंने बताया कि केंद्र के चारों ओर एक महीन कला होती है, ठीक है, यानी मेम्ब्रेन होता है, एक महीन मेम्ब्रेन होता है जिसे केंद्रक मेम्ब्रेन कहते हैं या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। यह 2 परतों या झिल्लियों की बनी होती है। मतलब उसमें जो मेम्ब्रेन बन रहा है उसमें पतली पतली 2 झिल्लियां मौजूद होंगी, उससे वो मिलकर क्या होंगी, बनी होंगी। प्रत्येक झिल्ली एक यूनिट मेम्ब्रेन को प्रदर्शित करता है, यानी जो एक झिल्ली है वह एक यूनिट मेम्ब्रेन को प्रदर्शित करता है। और 75 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है और जो उसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो 75 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है, ठीक है। तो ये था पहला, यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा जान लिया। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म की बात, यानी केंद्रक द्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो है केंद्रक कला के अंदर केंद्रक में एक पारदर्शी अर्ध तरल एवं कणकीय मैट्रिक्स होता है। अर्थात जो सेल है, जो न्यूक्लियस है, उस मेम्ब्रेन के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर एक पारदर्शी का मतलब क्या होता है कि इधर से उधर हम आसानी से हम देख पाएं, ठीक है। तो आर पार किसी भी चीज की आर पार हम देख पाए उसको पारदर्शी कहते हैं। तो पारदर्शी अर्ध तरल यानी तरल के रूप में है। अर्ध मतलब मिला जुला आप कह सकते हैं। अर्ध तरल एवं कणकीय मैट्रिक्स होता है, यानी कोणीय डायरेक्शन की तरह वो दिखाई भी देता है, यानी कणकीय मैट्रिक्स होता है जिसे केंद्र द्रव्य या केंद्र सरस या न्यूक्लियर शेप कहते हैं। इसमें आरएनए यानी रेड आरएनए और डीएनए तथा प्रोटीन तथा एंजाइम तथा खनिज लवण आदि ये सभी प्रकार की चीज क्या है, ये केंद्र द्रव्य में ही पाए जाते हैं, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं। आरएनए भी मौजूद होता है उसके अंदर, डीएनए भी मौजूद होता है इसके अंदर, प्रोटीन भी मौजूद होता है इसके अंदर, एंजाइम भी मौजूद होता है इसके अंदर, खनिज भी मौजूद होता है, लवण भी मौजूद होता है आदि। ये सभी प्रकार की चीजें इसी के अंदर क्या होती हैं, पाई जाती हैं। अब हम नंबर 3 की बात करेंगे। क्रोमैटिन। क्रोमैटिन में क्या है, जैसे कि हमने लिखवाया था क्रोमैटिन के अंदर हमने देखा है कि यह केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है क्रोमैटिन, ठीक है। ये सेंटर का जो है ना बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है प्रोटीन। और यह धागे के रूप में एक दूसरे के ऊपर फैलकर एक जाल सा बनाते हैं। तो आप जैसे देख रहे होंगे कि हम देखते हैं टीवी में या साइंसों में भी देखते हैं कि कुछ रस्सी नुमा होता है एक जो है, और वो एक दूसरे पे चढ़े होते हैं, जाल की तरह सीढ़ियों की तरह बने होते हैं। ये उसी प्रकार ये भी बने होती हैं, धागे के रूप में एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, फैलकर एक जाल सा बना के रखते हैं इसमें, या इसे जो है क्रोमैटिन रेटिकुलम कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये धागे सिकुड़कर
छोटे एवं मोटे हो जाते हैं। अब जब कोशिका जब बंटवारा होता है, कोशिका का बंटवारा होता है, सेल्स अलग अलग जब होते हैं, तो ये जो धागे होते हैं ये इसके, वो सिकुड़ कर छोटे हो जाते हैं और मोटे बन जाते हैं। जब ये छोटे और मोटे बनते हैं तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहते हैं, उसी को क्रोमोसोम कहते हैं। क्लियर हुआ? गुड। अब नंबर हम 4 बात करेंगे, न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो इसकी खोज जो है फॉन्टेना ने की थी। अब क्रोमेटिन के अलावे केंद्र में एक या अधिक संघन गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो अभी जैसे हमने उपरोक्त बात किया था कि भैया न्यूक्लियर क्या है, सेंटर क्या है, सेंटर ये सारा मूल कंट्रोलर है, समझ लो। सेंटर अगर अच्छा है तो सारा चीज चारों ओर मेंटेन और सब चीज अच्छा बना रहेगा। तो वही चीज यहाँ भी बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियस हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक या अधिक उसके अंदर संघनन गोला रचनाएं दिखाई पड़ती है, यानी अलग अलग गोले दिखाई देने पड़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जिसे क्या कहा गया है, उसी को कहा गया है ये सेंटर यानी न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। अब उसी के अंदर देखो, अब ये हमको ये ध्यान रखना है कि जो सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है उसके अंदर जो है आरएनए, राइबोसोमस जिसका नाम है, राइबोसोमस के रूप में या राइबोसोमस के लिए आरएनए का क्या होता है, विश्लेषण होता है। वहीं से समझ लो राइबोसोमस से ही विश्लेषण आरएनए का किया जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा से और आगे चलते हैं और बात करते हैं जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं इसके विषय में जान लेते हैं थोड़ा सा। कि हक्सले ने बताया कि जीव द्रव्य अर्थात जीवन का भौतिक आधार यानी फिजिकल बेस ऑफ लाइफ है। सॉरी बच्चों। तो हेक्सले ने बताया कि जो जीव द्रव्य जो शब्द है उसमें जीवों के भौतिक आधार यानी फिजिकल बेस ऑफ लाइफ शब्द जो है, या ये जो जीवन का भौतिक आधार है, यह मौजूद है। सन 1940 में पुरकिंजे ने सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था। तो 1940 में पुरकिंजे ने पहली बार प्रोटोप्लाज्म का प्रयोग किया था। रासायनिक दृष्टि से जीव द्रव्य एवं कार्बनिक एवं अकार्बनिक यानी ऑर्गेनिज्म एंड इन ऑर्गेनिज्म पदार्थों का एक जटिल मिश्रण बनाया। ठीक है, जीव द्रव्य में जल सबसे अधिक मात्रा में उत्पत्ति रहता है। तो आप देख रहे हैं कि जब जन्म की बात आती है तो जब प्रोटोप्लाज्म की बात आती है तो ये जो जीव द्रव्य हमने शब्द इस्तेमाल किया है, इसके अंदर जल में सबसे अधिक जो है जीवों की क्या होती है, उत्पत्ति बनी रहती है। जैसे जलीय पौधे में 95% तक क्या रहता है, जल ही मौजूद रहता है। उसी प्रकार आप बीज तथा स्पोर में जल देखेंगे 10 से 15% तक मौजूद रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स जीव द्रव्य का एक आवश्यक भाग है। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा चीज है जो प्रत्येक जीवों के लिए आवश्यक है, अपितु केवल प्रोटोप्लाज्मा के लिए ही नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक आवश्यक द्रव्य है ये। और जीव द्रव्य को इन्होंने मुख्य दो भागों में बांटा है। पहला तो है साइटोप्लाज्मा यानी कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्मा में हम कहते हैं कभी कभी, और दूसरा है केंद्र द्रव्य यानी न्यूक्लियस प्लाज्मा। तो कोशिका द्रव्य केंद्र एवं कोशिका झिल्ली के बीच का जो जीव द्रव्य होता है, जिसकी केंद्र द्रव्य केंद्र के अंदर का जीव द्रव्य होता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य, तो आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि कोशिका द्रव्य यानी न्यूक्लियस प्लाज्म की बात की जा रही है, और केंद्रक द्रव्य क्या है, न्यूक्लियर प्लाज्म की बात की जा रही है। ये दो डिफरेंट मुख्यतः जो है इनके दिखाई देते हैं। और किस तरह से दिखाई देते हैं कि कोशिका द्रव्य केंद्र एवं कोशिका झिल्ली के बीच जो होता है द्रव्य, और कोशिका झिल्ली के बीच का जो जीव द्रव्य होता है उसके अंदर, यानी अब इन दोनों में केंद्रिका द्रव्य के अंदर का जीव द्रव्य ही होता है। ठीक है, उसी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अंतःद्रव्यी जलिका यानी एंडोप्लाज्मिक एंड रेटिकुलम की हम बात करेंगे।
तो इसके अंदर हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जो है पोर्टर ने 1945 ईस्वी में इसकी खोज की थी और इस कोशिका भित्ति का केंद्र जो होता है वो भरे कोशिका द्रव्य में जालनुमा ढंग से फैला होता है। यानी वो जाल की तरह एक दूसरे में क्या होते हैं, ज्वाइंट होकर बंधे होते हैं, फैले होते हैं, पूरे जाल बनाकर फैले होते हैं। और यह जाल परस्पर समांतर ढंग से लगी चपटी नलिकाओं से बना होता है। तो ये जाल कैसा होता है, पतली चपटी तरह बन के पूरे तरह जाल की तरह से, मतलब जाल जैसे देखे हो ना, ठीक उसी प्रकार यह बनकर फैला होता है। और इसी के अंदर तरल द्रव्य और उनके बाहर जीव द्रव्य मौजूद होते हैं। इन नलिकाओं द्वारा प्रोटीन, खनिज लवण, एंजाइम, शर्करा एवं जल का परिवहन होता है। तो ये तमाम 4-5 चीजें जो होती हैं जो एंडोप्लाज्मेटिक रेक्टिकुलम के अंदर कार्य करते हैं। तो क्या करते हैं इन नलिकाओं के द्वारा, नलिकाओं में क्या होता है, प्रोटीन, खनिज लवण, एंजाइम, शर्करा एवं जल का परिवहन होता है। अतः इनके किनारे किनारे छोटी छोटी कणिकाएं इस चीज की लगी होती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, राइबोसोम कहते हैं। इनकी वजह से जो जलिका हैं या जो रेक्टिकुलम है कि जो भाग होते हैं वे खुदरे नजर आते हैं। खुदरे का मतलब आप देख रहे होंगे कि जैसे छोटे छोटे शरीर में फुंसी निकल जाते हैं, उसी प्रकार की ये इसको खुदरा शब्द इस्तेमाल किया गया है। उसी चीज को लेकर के उसी को समझना, एक प्रकार के उसी रूप में होते हैं, वैसे ही होते हैं, नजर आते हैं। इसी प्रकार यह 2 तरह की जो है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी ईआर पाई जाती है। अब इसके अंदर भी जो है 2 तरीके की इन्होंने बताने की कोशिश की हुई है। अब जो है इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले कि पहला जो है रुच या खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी RER, जिसकी इसके बारे में हम जानते हैं कि जिसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम लगे रहते हैं। जिसकी बाहरी सतह पर क्या होते हैं, राइबोसोम लगे रहते हैं। उन्हें रुच अंतर्दर्शी जलिकाएं या रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है और ERE की मात्रा इसके अंदर क्या होती है, काफ़ी अधिक रूप में मौजूद रहती है। और दूसरा है चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रेक्टिकुलर यानी SER शॉर्ट फॉर्म में। इनके विषय में जानते हैं कि जिन पर राइबोसोम नहीं होते हैं, यानी राइबोसोम नहीं होंगे वही क्या होंगे, वही स्मूथ होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर होंगे। और यह जो है चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका भी कहलाते हैं, यानी आप जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर भी कहते हैं इसे। अब जो है हम इसके बाद जो हम बात करेंगे कि कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस ऑफ सेल। अब सेल को पावर कहाँ से मिलता है, इसके विषय में हम जानेंगे। तो इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया के अंदर क्या होता है कि ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है, ठीक है ना। और इसका जो आकार है वो गोलाकार होता है या सूत्राकार भी इसकी संरचना होती है। सूत्राकार से मतलब यहाँ पर है गुणसूत्र की तरह इसकी संरचनाएं हो सकती हैं, ठीक है। इसकी औसतन लंबाई जो होती है 3 से 5 mm तथा औसतन इसका व्यास जो होता है 0.2 से लेकर के 2 mm तक होता है। यानी 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 mm होता है, यानी 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर होता है। तो 10⁻⁻6 mm बराबर 10⁻⁻3 मीटर म्यू भी होता है। इसमें बहुत से श्वसनीय एंजाइम मौजूद रहते हैं। बहुत से जो एंजाइम होते हैं क्या करते हैं, इसके अंदर मौजूद रहते हैं, जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा ATP बनते हैं, है ना, ATP बनते हैं और जिनमें ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। तो रासायनिक यानी केमिकल एनर्जी के रूप में क्या रहती है, स्टोर रहती है एनर्जी इसके अंदर। और यह
ऑक्सीश्वसन से भी संबंधित होता है। ऑक्सीश्वसन से मतलब हम जो सांस लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन से रिलेटेड संबंधित जो श्वसन होते हैं उससे भी संबंधित इसी से कुछ मिलता जुलता चीज होता है। तथा एडिनोसिन ट्राइफास्फेट यानी एटीपी, ठीक है ना, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट एटीपी के अणुओं के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। अतः ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण इसे ऊर्जा का बिजली घर अथवा कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। अर्थात अगर हम ओवरऑल देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करती है, कोशिका द्रव्य में जो है गोलाकार या गुणसूत्र यानी सूत्राकार की संरचना में ये पाई जाती है और इसकी जो है और लंबाई जो है 3 से 5 mm और इसका व्यास 0.2 से लेकर 2 mm तक होता है। और यह इसका जो संबंध होता है वो हमारे सांसों से संबंध रिलेटेड होता है। और यह इसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, केमिकल ऊर्जा जो है स्टोर होती है, यानी केमिकल रासायनिक ऊर्जा जो है संचित रहती है। और यह एडिनोसिन ट्राइफास्फेट यानी एटीपी के अणुओं के रूप में और जो एनर्जी का क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, उत्पाद करता है, प्रोडक्शन करता है, ठीक है। इसीलिए इसको जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया है या जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहा गया है, ठीक है, कोशिका का बिजली घर भी इसे कहते हैं। अब प्लास्टाइड्स की हम बात करते हैं कि इसको हिंदी में लवक बोलते हैं, लवक। अब लवक के बारे में हम जानते हैं कि लवक जो है यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आवड़ी लवक, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। दूसरी बात करते हैं वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। और तीसरी बात करते हैं हरित लवण यानी क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम पहले वाले की बात कर लेते हैं, ल्यूकोप्लास्ट की यानी आवड़ी लवण की बात कर लेते हैं कि ये जो है वो रंगहीन तथा अनियमित आकार के होते हैं। इसका कोई मतलब फिक्स नहीं होता है साइज, ये किसी भी साइज में मतलब बन जाते हैं ये। और इसमें कोई किसी भी प्रकार का वर्णक नहीं होता है। ये पौधों की जड़ों में एवं भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। तो जो हो ल्यूकोप्लास्टिक जो होते हैं वो पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं और जो जमीन के अंदर पौधों के तने होते हैं उसके अंदर ये पाए जाते हैं। जड़ और तने के अंदर मुख्य मूल रूप से ये ल्यूकोप्लास्टिक यानी आवड़ी लवक पाए जाते हैं। इसमें खाद्य पदार्थ संग्रहित रहते हैं। इसी के अंदर क्या होता है, पौधों के जो भोजन होते हैं वो स्टोर होते हैं, ठीक है। हम दूसरी बात करते हैं, क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। तो इसके अंदर जो है यह रंगीन वर्णक द्रव्य होता है, यह कलर होता है, इसके अंदर कलर में होता है यह जो है सेल्स मैटर्स, यह नीले लाल अथवा नारंगी रंगों के लवक हैं, ठीक है। वर्णी लवक जो है ये लवक हैं और प्लास्ट हैं और इन वर्णों के आपसी मिश्रण से क्रोमोप्लास्ट भी रंग बनाते हैं, ठीक है। तो इनके मिश्रण से क्या होता है, इनके आपसी मिश्रण से क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो भी क्या होता है, रंग बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि पुष्प के दलों तथा फूलों के छिलकों में अधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं। लाल नारंगी रंग के वर्णक कैरोटीन होते हैं, पीले रंग के वर्णक जेंथोफिल आदि होते हैं। तो हम क्रोमोप्लास्ट के बारे में भी हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट की हम बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में यानी हरित लवण की बात करें, हरित लवक की बात कर रहे हैं, तो हरित लवण के रंग जो है हरित लवण हरे रंग के लवक होते हैं। कैसे होते हैं ये हरित लवक, यानी क्लोरो होते हैं हरे रंग के। अरे हम पत्ता देखें हैं, पत्ते में क्या होता है, क्लोरोफिल ही तो मौजूद होता है ना, क्लोरोफिल की वजह से ही पत्ता जो है हरा हमें दिखाई देता है। उसी प्रकार हरित लवण जो है वो भी हरे रंग के ही इसकी कवक होते हैं, ठीक है ना, प्लास्ट होते हैं। और जिसमें हरा रंग क्या है, पर्णहरित या क्लोरोफिल सेकेंड के रूप में उपस्थित होता है। पत्तों के अंदर ये सेकेंड क्लोरोफिल सेकेंड के रूप में उपस्थित होता है, जिसके कारण पौधे के कुछ भाग अर्थात पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। क्लोरोफिल के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य की प्रकाश की रोशनी में पौधे क्या करते हैं, अपना फूड तैयार करते हैं। अतः जो क्लोरोप्लास्ट
का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि जब तक ये दोनों उपस्थित नहीं होंगे, पौधों के अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा। क्लोरोफिल नामक एक तत्व है जो पत्तों में हरे रंग के रूप में मौजूद रहता है, इसीलिए पत्ता जो है हरा दिखाई देता है, तना हरा दिखाई देता है। और प्रकाश सनलाइट की उपस्थिति में भोजन क्या करते हैं, ये अपना बनाते हैं। इसीलिए जो है पादप को कोशिका का रसोई घर यानी किचन भी कहा जाता है, यानी पौधों का क्या कहा जाता है, यह किचन घर भी कहा जाता है इनके वजह से। ठीक है, अब इसके विषय में हम जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो है तो हमने जो है कोशिका भित्ति के जो है बारे में हमने जान लिया। ठीक है, और इसके विषय में अब जैसे कि अब हम बात करते हैं सुसाइड बैग की। ठीक है, लाइसोसोम की, लाइसोसोम, ये सुसाइड बैग जो है इसको हिंदी में हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद रहता है। इसके अंदर जो है लाइसोसोम जो है हम इसके रूप में इसको देखते हैं और इसको जानते हैं। इसकी खोज जो है डी दुबे ने 1949 में की थी। इसका जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, इसकी परत होती है वो झिल्ली से घिरी होती है, और इसका ब्याज होता है 0.21 म्यू से लेकर के 0.8 म्यू तक होता है। और इसका जो मुख्य कार्य है वो कोशिकीय क्या करता है, कोशिकीय पाचन का काम करता है। ठीक है, यह कोशिकीय विभाजन में भी क्या करता है, सहायता करता है, कोशिका को अलग अलग करने में भी मदद करता है। और बहुत सारे स्टोमच के अंदर अम्लीय अपघटक एंजाइम को के रूप में भी ये क्या होता है, ये पाया जाता है, जो कभी कभी भोजन की कमी के कारण कोशिकाओं का विघटन कर देता है। अब शरीर में जब खाना की कमी होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो फिर क्या करता है, कोशिकाओं को अलग अलग बांट देता है अथवा विनष्ट कर देता है, यानी खत्म कर देता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, सुसाइड बैग कहा गया है, यानी आत्महत्या की थैली भी कहा गया है। अब हम बात करेंगे गोल्जिकाय की। गोल्जिकाय की बात करना है, तो गोल्जिकाय के भी विषय में हम थोड़ा सा हम जानेंगे कि गोल्जिकाय क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये जान रहे हैं कि 1898 ईस्वी में गाल्जी ने इसका जो है प्रयोग किया था, इसीलिए इसे गोल्जिकाय कृत्रिम भी बन सकते हैं और नेचुरल भी होते हैं। तो गोल्जिकाय को 1898 में सबसे पहले लगाया गया था, इसलिए इसे गोल्जिकाय बॉडी भी कहते हैं। इसे डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है वो कोशिका भित्ति और सेल प्लांट का निर्माण करना होता है। इसका गोल्जिकाय की यानी गोल्जिकाय बॉडी का कार्य क्या है, कोशिका भित्ति यानी सेल प्लांट का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य होता है, और प्रोटीन अधिक मात्रा में इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ उपकरण हैं, जैसे कि कैमिलो गाल्जी द्वारा वर्णित गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र होता है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजा रहता है। ठीक है, एक के ऊपर एक वो क्या होता है, चपटी रूप में एक के ऊपर एक चढ़े रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कुंडिका भी कहते हैं। और इन झिल्लियों का संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है। ईआर जैसे भी पीछे मैंने शॉर्ट हैंड में बताया था, ईआर
तो और इसीलिए जटिल कोशिकाएं झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती हैं। तो ऐसे ऐसे कई जटिल तंत्रिकाएं हैं जिनके भाग को क्या करते हैं, यह बनाती हैं। अब इनके जो कार्य हैं वो पदार्थों का संचय करना होता है, यानी पदार्थों को स्टोर करना, उसको बदलना यानी रूपांतर करना, तथा इनके कार्यों को बंद करना, ये इनके प्रमुख कार्य होते हैं। अब इस उपकरण के अंदर, इन गोल्जी जो उपकरण है, इसके अंदर जो सामान्यतः शक्कर से जटिल शक्कर बनते हैं, यानी ये जो सिंपल होते हैं उनको जटिल शक्कर के रूप में क्या करते हैं, ये फॉर्म कर देते हैं, जिसको लाइसोसोम भी जिसमें जिसमें क्या है, इस उपकरण के द्वारा लाइसोसोम भी क्या होता है, बन जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये है गोल्जी इकाई के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं कि अब हम जो है थोड़ा सा फिर से दोबारा लाइसोसोमस की हम बात कर लेते हैं। लाइसोसोमस की संरचना सृष्टि से यह जो है झिल्ली से घिरा हुआ एक संरचना होता है, जो कि पाचन एंजाइम इसके अंदर मौजूद होते हैं। यह RER इन एंजाइमों को बनाने का काम करता है तथा कोशिकाओं का अपशिष्ट यानी वेस्ट मटेरियल को निपटाने का भी कार्य यह करता है। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे कि बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोमस में चले जाते हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में यह लाइसोसोमस तोड़ देता है। तोड़ने के बाद से यह लाइसोसोमस में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम मौजूद होते हैं, जो कि इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं और मेटाबॉलिज्म यानी कोशिकीय चयापचय से बोला जाता है, यानी मेटाबॉलिज्म बोला जाता है इंग्लिश में क्या करते हैं, ये व्यवधान करने का कारण बनते हैं, या व्यवस्था करने के कारण बनते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, यानी सेल जब डेड हो जाता है, तब यह लाइसोसोमस अपने आप ही फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही सेल्स को पाचित कर लेता है, यानी अपने ही सेल्स को क्या करता है, अपने अंदर ही समाहित कर लेता है, मिला लेता है, सम्मिलित कर लेता है। इसीलिए लाइसोसोमस को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा आपको जो है लाइसोसोमस क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। जैसे कि अभी हमने बात किया था माइटोकॉन्ड्रिया, तो थोड़ा सा और इसके विषय में थोड़ा सा डीपली समझते हैं हल्का सा, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल होता है उसको हम बिजली का घर कहते हैं, है ना, पावर हाउस कहते हैं सेल्स का। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह दोहरी झिल्ली से बनी होती है। बाहरी झिल्ली को छिद्रक टाइप का होता है ना, या छिद्रक होता है जिसमें छेद होते हैं हल्के हल्के। तथा भीतरी झिल्ली जो होता है वो बहुत अधिक वलित होता है, ठीक है ना, मजबूत होता है। ये वलय ATP बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है, यानी जो भी केमिकल एक्टिविटी होती है उसको ये बड़ा करने के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। और रासायनिक यानी केमिकल एक्टिविटी को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया यानी ATP अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी क्या करता है, यह देता है। ATP यानी एनिडोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या करता है, एनर्जी यह देने का कार्य करता है। अब एनिडोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP
कोशिका की ऊर्जा है। अब ये क्या है, एटीपी क्या है, यह कोशिका की ऊर्जा है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि एटीपी जो हो एनिडोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ऊर्जा के रूप में कार्य करता है, ऊर्जा प्रदान करने के रूप में ये काम करता है। ठीक है। और शरीर की केमिकल जो होते हैं रासायनिक यौगिकों को यानी केमिकल कंपाउंडों को बनाने तथा उसकी मैकेनिकल वर्क्स यानी यांत्रिक कार्य जो होते हैं उसके लिए एडिसोनिक ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी में संचित जो ऊर्जा होती है, स्टोर जो ऊर्जा होती है, उसका यह उपयोग करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत एक अंग है, एक अंगक है, क्योंकि इसका अपना खुद का डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के एक अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं और यह क्या करता है, अपना खुद ही प्रोटीन स्वयं ही बना लेता है। ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम अगला स्टेप जो है अगले पे चलते हैं, प्लास्टिड। प्लास्टिड के बारे में थोड़ा सा कवर अप करते हैं कि प्लास्टिड एक्चुअली होता क्या है। तो प्लास्टिड केवल यह पौधों की कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। ठीक है। प्लास्टिड प्लास्टिड जो शब्द है वो पौधों के ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं और यह दो प्रकार के होते हैं, पहला क्रोमोप्लास्ट और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो रंगीन प्लास्टिड होता है और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो सफ़ेद तथा रंगीन प्लास्टिड दोनों में होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो दोनों तरीके में पाए जाते हैं और क्रोमोप्लास्ट केवल रंगीन में ही पाया जाता है। ठीक है। और जैसे कि अभी हमने बात किया कि जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, जब पेड़ पौधों के भोजन की बनाने की हम बात करते हैं तो उसमें क्लोरोफोल एक जो है पदार्थ होता है, वो पदार्थ जिसकी वजह से पत्ते जो हैं, पौधों के पत्ते जो हैं हरे दिखाई देते हैं। उसका एग्जाम्पल लेकर अभी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था पहले कि क्रोमोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिन या क्लोरोफिल जो है वर्णक होता है और मौजूद होता है और ये क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ठीक है ना। इसी वजह से उसके अंदर जो मौजूद रहता है सेल्स के अंदर वो क्लोरोप्लास्ट के रूप में जाने जाते हैं। और पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर भोजन पौधे बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के